सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बेटा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा स्ट्रांग होता है। 4 प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर, ये बहुत वीक फोर्सेज हैं, ठीक है ना। हाँ, जो वीक फोर्सेज हैं वो है डिस्पर्शन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल फोर्स भी बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज भी होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 4 बेटा वीक फोर्सेज हैं, ठीक है। बहुत सबसे दुनिया के सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये इंड्यूस्ड डाइपोल है क्योंकि इसने इंड्यूस किया है। हाँ सर, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो लो, सरफेस पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। और बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका इस अमेजिंग सी सीरीज में जिसका नाम है माइंड मैप सीरीज फॉर नीट एस्पिरेंट। आपको पता है ये सीरीज चल रही है और बहुत क्विक टाइम के अंदर आपके सभी चैप्टर्स की बेटा रिवीजन कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आ जाओ, इसमें मिलके बेटा धमाका मचाते हैं और हर चैप्टर को बहुत अच्छे से एक क्विक टाइम में रिवाइज करने की अपन कोशिश करते हैं। तो मैं आपको 2 चैप्टर बेटा अभी तक करा चुका हूं, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का, बहुत मजेदार होने वाला है सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर अपन पूरा का पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा रिवाइज करेंगे। तो आ जाओ, इस जर्नी पे बेटा एक साथ चलते हैं। बहुत ही हिलेरियस, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही बेटा लर्निंग से भरपूर ये हमारा बेटा ये सेशन होने वाला है। तो चलो शुरू करें। तो हर जगह से पूरा दिमाग हटा लो, पूरा दिमाग आपका मुझ पर फोकस होना चाहिए क्योंकि बहुत तेजी से हम इस चैप्टर को बेटा आज बहुत अच्छे से अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आर यू गाइज रेडी? बता दो मेरे बेटा जी मेरे को, क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलो मेरे बेटा तैयार हैं तो शुरू किया जाए आज का बहुत ही मजेदार सेशन लर्निंग से भरपूर जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको आप गैसियस स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में यही आता है कि सर आज की क्लास में आप क्या क्या पढ़ाओगे? तो बेटा इस गैसियस स्टेट चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को गैसेस क्या होती हैं ये बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट कैसे फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस, वो सब बताऊंगा। उसके बाद आइडियल गैस लॉज आपने पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब अपन करने जा रहे हैं। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन के भी न्यूमेरिकल बेटा नीट में पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट अपन को उसी को हिट करेंगे बेटा। उसके अलावा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस होंगे। और फिर एंड में हम लोग करने जा रहे हैं रियल गैस। तो ये सब हम आज कवर करेंगे। तो बस इसके लिए आपको करना क्या होगा, बस अब अगले 1 घंटे के लिए हर जगह से दिमाग हटा लो, पूरा फोकस मेरी बातों पर करो। तो चलो शुरू करते हैं मेरे बेटा जी आज का बहुत ही मजेदार वाला सेशन। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में यही आता है कि सर गैसियस स्टेट होता क्या है? इस चैप्टर में अपन गैसियस स्टेट्स पढ़ रहे हैं या स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ रहे हैं। तो भाई सबसे पहला आपके मन में ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि मैटर क्या होता है। बताओ, आप में से सभी बच्चों को पता है? अरे मैटर कोई भी चीज जिसका कुछ वजन है और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है तो उसको मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में अभी मोबाइल है, आपके सामने लैपटॉप रखा है, उसका कुछ वजन है ना और वो कुछ वॉल्यूम भी घेर रहा है ना, तो वो मैटर है। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हो, जिस बेड पे बैठे हुए हो बेटा, वो भी मैटर है क्योंकि उसका वजन है और कुछ वॉल्यूम घेर रहा है। और जितना भी मैटर है बेटा इस दुनिया में वो ब्रॉडली 3 भागों में विभाजित है। 3 प्रकार का होता है मैटर। कौन कौन सा? बोलो बोलो बोलो। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हाँ सर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 ब्रॉड होते हैं। फिर 2 और बोल दिए जाते हैं, प्लाज्मा और कंडेंसेट, बट वो गैस के ही मॉडिफाइड फॉर्म है बच्चे। तो ब्रॉडली देखा जाए तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपके मन में क्वेश्चन, सर क्या फर्क है इनके अंदर, किस बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस? तो बेटा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बेटा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा स्ट्रांग होता है। तो पार्टिकल बिल्कुल क्लोज क्लोज रहते हैं और एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़े स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए इनका फिक्स शेप एंड साइज होता है। ठीक है सर, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है सर। लिक्विड में
पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है बट बहुत स्ट्रांग नहीं होता, बॉन्ड बनते टूटते रहते हैं। अट्रैक्शन तो है पार्टिकल्स में बट बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ना वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और जिसकी वजह से इनके बीच के जो अट्रैक्शन है वो बनते टूटते रहते हैं बेटा। ठीक है, इसीलिए लिक्विड अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। हाँ जी, तो लिक्विड्स में इंटरमीडिएट रेंज के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। गैसेस में तो हम मानते हैं बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन ही बेटा बहुत कम है तो पार्टिकल बहुत दूर दूर रहेंगे ना। हाँ, और कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होगा। तो बेटा जो मेन क्लासिफिकेशन है सॉलिड लिक्विड गैस में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर की गई है। तो जनरली गैसेस में हम मानते हैं कि ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर हैं भी तो वो बहुत बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, और उन्हीं वीक फोर्सेस को मेरे बेटा अपन बोलते हैं क्या, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब। ठीक है, तो पहला चीज समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन ये था भाई, चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो भाई मैटर क्या है? कोई भी चीज जो कुछ वजन रखती हो और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हो वो मैटर है। तो मैटर को ब्रॉडली 3 प्रकार के विभाजित किया गया है, मतलब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, और ये क्लासिफिकेशन प्योरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के आधार पर है। सॉलिड्स में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में उससे कम, और गैस में तो ना के बराबर होते हैं, और होते भी तो हैं तो बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिनको अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं मेरे बेटा। तो ये सारा मेरे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देखें तो अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड में ज्यादा है, जैसे कि आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लिक्विड में उससे कम, और गैस में तो ना के बराबर बहुत बहुत कम होते हैं। और हाँ, जो थर्मल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी फ्लो कर सकती है मेरे बेटा, वो प्योरली मेरे बेटा जो तेजी से मूव कर सकते हैं, तो गैस के पार्टिकल ज्यादा तेजी से रैंडमली मूव कर सकते हैं, तो ये थर्मल एनर्जी ज्यादा कैरी कर सकते हैं मेरे बेटा। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया पहला चीज। ठीक है, अब सर गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर आपने बोला है कि सर ना के बराबर होते हैं, अगर होते भी है तो बहुत वीक फोर्सेस होते हैं जिनको अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बेटा सबसे पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था वैन डर वाल नाम के साइंटिस्ट ने। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि बहुत वीक फोर्सेस हैं बेटा, ये ब्रॉडली 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो। ठीक है, 4 प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर, ये बहुत वीक फोर्सेस हैं। ठीक है ना, हाँ, जो वीक फोर्सेस हैं वो है डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, डाइपोल फोर्स भी बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 4 बेटा वीक फोर्सेस हैं। ठीक है, बहुत सबसे दुनिया के सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। 1 बाय 1 में कराऊंगा और एग्जाम्पल भी कराऊंगा, क्योंकि नीट में बेटा उससे प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला होता है बेटा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये कैसे अराइज होते हैं मैं सब बच्चों को सिखाता हूं, अभी इसको स्लाइड को मत देखना, मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद स्लाइड पढ़ेंगे अपन। ठीक है, हाँ, तो चलो बेटा जी, मान लो आपका ये CO2 का कोई मॉलिक्यूल है, या फिर मान लो ना नियॉन गैस है। ठीक है सर, नियॉन गैस है, तो नियॉन का ये एटम है, बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है बेटा, हमने देखा था वेव मैकेनिकल मॉडल में, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। हाँ सर, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। हाँ भाई, और बेटा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को अपन साई स्क्वायर से दिखाते हैं। हाँ सर, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की किसी भी पॉइंट पे संभावना होती है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के किसी भी पॉइंट पे पाए जाने की संभावना हम साई स्क्वायर से निकालते हैं। और अलग अलग पॉइंट पर किसी एटम में साई अलग अलग आता है, ध्यान रखना इस चीज को, और हर इंस्टेंट पर, हर क्षण पर साई की वैल्यू चेंज होती रहती है, और हर पॉइंट पर साई की वैल्यू अलग अलग आती है। ठीक है सर, मान लिया। अब सर नियॉन गैस है, तो नियॉन के कई सारे एटम होंगे, बिल्कुल, एक ये एटम रहा, मान लो ये दूसरा नियॉन का एटम, बीच में न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह घूम रहा है। ठीक है सर, अब बच्चे को लग रहा है सर ये भी न्यूट्रल एटम नियॉन का, ये भी नियॉन का न्यूट्रल एटम, आपस में कोई अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। बट नहीं मेरे बेटा, देखा गया है बहुत वीक फोर्स
जिसको हम लंदन या डिस्पर्सन फोर्सेस भी अपन कहते हैं, वो लगता है। अब कैसे लगता है, अब समझना बहुत ध्यान से। भाई यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, एटम में अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मेरे बेटा संभावना अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग पॉइंट पे साई की वैल्यू अलग अलग आती है, और वो भी हर क्षण चेंज होती रहती है, हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। ठीक है सर, मान लिया। मान लो बेटा किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण पर, मान लो यहां पर ऐसे देख लो मेरे बेटा, किसी क्षण पे हमने मान लिया, किसी इंस्टेंट पर यहां सरफेस पे साई की वैल्यू बहुत कम आई। ठीक है सर, सरफेस पे साई की वैल्यू कम आई, और यहां पीछे की तरफ मान लो उसी इंस्टेंट पर साई की वैल्यू ज्यादा आ गई। ठीक है सर, तो यहां साई की वैल्यू कम है तो साई स्क्वायर की वैल्यू कम होएगी सर यहां। हाँ, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम है। यहां साई की वैल्यू अगर मान लो उसी इंस्टेंट पर ज्यादा आ गई तो साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा, यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा। तो किसी इंस्टेंट पे मान लो यहां साई की वैल्यू कम तो साई स्क्वायर कम, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम। यहां साई की वैल्यू ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा है तो यहां पे हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां अगर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम है तो चार्ज रिलेटिव होता है, यहां पे बेटा कंपैरेटिवली यहां हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेरे बेटा ये बन गया डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डाइपोल। कहने का मतलब अगर इक्वल और अपोजिट चार्ज को छोटे से डिस्टेंस से अगर अलग कर दोगे तो इस पूरी बेटा अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं मेरे बेटा डाइपोल बोलते हैं। तो आप देखो किसी भी एटम में जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहां पे बेटा साई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। यहां साई कम तो प्रोबेबिलिटी कम है ना इलेक्ट्रॉन की, यहां साई ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की संभावना ज्यादा, तो रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहां संभावना कम है इलेक्ट्रॉन की तो पॉजिटिव, तो डाइपोल बन गया। हाँ सर, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो इसी को अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्षणिक डाइपोल। हाँ सर सही कह रहे हो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल या क्षणिक डाइपोल, क्योंकि एक क्षण के लिए बना है ना, क्योंकि हर क्षण साई की वैल्यू चेंज होती रहती है बेटा। ठीक है सर, अब उसी समय मान लो ये दूसरा नियॉन का एटम घूमता फिरता है, इसके पास आया, तो बेटा यहां सरफेस पे इस क्षण पर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ सर, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है। हाँ सर, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इस एटम में उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो बेटा सरफेस की तरफ इलेक्ट्रॉन खिंच गए है ना, तो इधर नेगेटिव हो गया। अब अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचे तो अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, वहां पे पार्शियल पॉजिटिव, तो लो जी ये फिर से डाइपोल बन गया। अब बट इस डाइपोल को इस वाले ने इंड्यूस किया है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं मेरे बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि इसके सरफेस के पॉजिटिव चार्ज ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर बाहर की तरफ खींचा है पॉजिटिव ने, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन सरफेस की तरफ ज्यादा आ गए, अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गए तो अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो पॉजिटिव सरफेस पे ज्यादा हो गए, क्योंकि इस पॉजिटिव ने अपनी तरफ खींचा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो सरफेस पे नेगेटिव। अब मेरे बेटा देखो यहां पे बहुत ध्यान से देखना, यहां सरफेस पे पॉजिटिव, यहां सरफेस पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में मेरे बेटा आपस में अट्रैक्शन लगेगा, बहुत वीक ही होगा, क्योंकि ये फोर्सेस, ये चार्जेस बहुत कम होते हैं, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसी को बोलते हैं बेटा लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है मेरे बेटा, यस मेरे बच्चे को समझ में आ गया। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जहां भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा किसी भी एटम में मॉलिक्यूल में, इंस्टेंटेनियस डाइपोल सरफेस पे बनते बिगड़ते रहते हैं, तो दूसरे एटम में उसी इंस्टेंट पे ये इंड्यूस करेंगे, तो ये मेरे बेटा ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो ये क्वेश्चन मेरे बेटा नीट में आया हुआ है और आने की 24 में पूरी संभावना है, संभावना कि भैया वैन डर वाल फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस किस वजह से अराइज होते हैं, तो हम रीजन देंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल के इंटरेक्शन की वजह से ये फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। और जहां भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, एटम हो या मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होता है, तो उनके बीच में ये फोर्स लगता ही लगता है मेरे बेटा, इसी को हम वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं। और एक चीज याद रखना,
अगर भाई दो अलग अलग गैस है, मान लो CO2 है और मान लो N2 है, मैं पूछूं किसमें वैंडरवॉल फोर्सेस या मान लो डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो ध्यान रखना जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसमें मेरे बेटा वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या लंदन फोर्सेस ज्यादा होते हैं। मोर द मॉलिक्यूलर मास, जीवन भर याद रखना, अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मोर द मॉलिक्यूलर मास, more are the van der Waal forces of attraction, more are the van der Waal forces of attraction। हाँ, बहुत बढ़िया सर, आ गया मेरे बच्चों को इतना समझ में? यस सर, अच्छे से समझ में आ गया सर। अब ध्यान से देखना, तो देखो यही मैंने लिखवाया है जो बेटा यहाँ पे समझाया है आपको। तो बेटा लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ सर, समझ में आ गया। अब सर इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लक्चुएटिंग डाइपोल। इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि हर इंस्टेंट पे साई की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो किसी इंस्टेंट पे कहीं डाइपोल बन जाएगा, कहीं खत्म हो जाएगा, तो फ्लक्चुएटिंग भी बोल सकते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टेम्पररी डाइपोल, ठीक है, तो ये वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है मेरे बेटा। क्लियर हो गया मेरे बेटा अच्छे से? तो देखो वही चीज यहाँ पे हुई है, पक्का? बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, अगला होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है। अब जैसे बेटा किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, मेरे बेटा कोई भी न्यूट्रल है, मान लो नियॉन CO2 CO2, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो यही लगता है मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसमें क्या होता है, एक फिक्स डाइपोल होता है किसी मॉलिक्यूल में, मान लो HCl, और इधर मान लो मेरे बेटा आपका CO2 का मॉलिक्यूल या मान लो नियॉन का एटम, ठीक है सर, नियॉन का एटम मान लिया। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ध्यान से देखना मेरे बेटा। मान लो एक मॉलिक्यूल है HCl, बेटा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, तो इस पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। अब मेरे बेटा जी इस HCl के पास मान लो आ गई नियॉन गैस, ठीक है सर, नियॉन का एटम आ गया, बीच में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रही है, बिल्कुल सर वेव के रूप में। अब बच्चे क्या होगा, ये तो एक परमानेंट डाइपोल है ना भाई, हमेशा क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच के रखेगा, इस पे माइनस, इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए तो प्लस, तो ये परमानेंट एक डाइपोल है। हाँ सर, पोलर मॉलिक्यूल, और ये अनचार्ज है, नॉन पोलर। अब ये प्लस चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सरफेस की तरफ अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन मेरे बेटा नियॉन में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो मेरे बेटा बाहर की तरफ आ जाएंगे थोड़े से, तो और अंदर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, लो जी डाइपोल बन गया। कैसे हुआ ये? पहले तो नियॉन न्यूट्रल था, हाँ नियॉन एटम, ठीक है सर, बट H+ ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा होगा, तो इलेक्ट्रॉन बेटा सरफेस की तरफ आ गए, तो बेटा सरफेस पे नेगेटिव हो गया, अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे पॉजिटिव, तो ये डाइपोल बन गया। ये इंड्यूस्ड डाइपोल है क्योंकि इसने इंड्यूस किया है। हाँ सर, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो लो सरफेस पे नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो इसी को बोलते हैं डाइपोल, परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन। तो ये तब होता है जब एक पोलर मॉलिक्यूल हो, पोलर मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन हो, परमानेंट है ना, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल वाले में ये इंड्यूस करेगा बेटा चार्ज सेपरेशन। यस मेरे बेटा, तो लो जी लो, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन परमानेंट डाइपोल एंड अ टेम्पररी डाइपोल। टेम्पररी डाइपोल उसमें बनेगा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, जो जिसमें चार्ज सेपरेशन अपने से नहीं थी। ये परमानेंट डाइपोल जिसमें बेटा ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब अगला होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब परमानेंट डाइपोल अगर है, मान लो HCl पोलर पोलर मॉलिक्यूल में होता है, पोलर पोलर जिनमें चार्ज सेपरेटेड हो परमानेंटली, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच के रखेगा, माइनस प्लस, ये भी बेटा माइनस प्लस, ये भी परमानेंट डाइपोल रहेगा HCl में, ये भी लो जी H+ और Cl- में अट्रैक्शन लगेगा मेरे बेटा। तो ये हो गया परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल के बीच में होता है मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, यस सर जी, याद रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो भी पोलर मॉलिक्यूल है जिनमें चार्ज सेपरेशन है, आ गया,
बहुत बढ़िया। अब फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में काउंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ध्यान रखना तभी होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, तो मेरे बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। और ये इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा। ठीक है सर, आ गया समझ में? तो HF में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, होगा HF के मॉलिक्यूल के बीच में। हाँ, कैसे होगा? वो भी मेरे बेटा परमानेंट डाइपोल की वजह से ही होता है ये भी। ठीक है ना, HF है। फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, हाइड्रोजन से दूर गए प्लस, इधर भी ऐसी रहेगा, लो जी लो, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसी H2O में भी होगा। हाँ सर, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वाह जी वाह सर जी। तो H2O के मॉलिक्यूल में भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है मेरे बेटा। सही बात है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉली। वीकेस्ट कौन था? लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में बनता है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एक परमानेंट डाइपोल एक इंड्यूस, फिर डाइपोल डाइपोल, दो परमानेंट डाइपोल में बनता है, दो पोलर में बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें बनता है। हाँ बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। तो हाय मेरे बच्चों को आ गए सारे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ जी, तो ध्यान रखना कैसे कैसे बन रहे हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, मेरा बच्चा बताएगा। अब आप बताना कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है? तो सुनो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मुझे बताना है मेरे बेटा, N2 गैस, N2 के बीच में कौन सा मेरे बेटा वीक फोर्स लगेगा? जल्दी बोलो, N2 के बीच में कौन सा वीक फोर्स लगेगा? आपको बताना है मेरे को, ठीक है? हाँ ठीक है। और आपको मुझे बताना है HBr है ना, या फिर HCl और O2 गैस के बीच में कौन सा लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, फिर आपको मेरे को बताना है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा लगेगा। तो जल्दी से मुझे बता दो मेरे बेटा, जल्दी से बता दो। हाँ सर, बता देंगे सर, जल्दी बताओ सारे लोग। बेटा ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, इनमें तो लगेगा लंदन फोर्सेस, इनमें तो ऑलरेडी कोई डाइपोल परमानेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो एक में इंस्टेंटेनियस डेवलप होगा, दूसरे में इंड्यूस, तो इसमें लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस लगेंगे। इसमें मेरे बेटा परमानेंट डाइपोल है और ये न्यूट्रल है, तो ये परमानेंट डाइपोल इसमें इंड्यूस करेगा, तो इसमें होएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बहुत बढ़िया। इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है, फॉन एलिमेंट, हाँ FON, हाँ तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। वाह, मेरा बच्चा अब देख के समझ जाएगा किन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे। आ गया ना समझ में? शाबाश मेरे शेरों। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। तो अब हमें समझ में आ गया गैसेस क्या हैं, गैसेस क्या होती हैं ये मैं अब समझ चुका हूं। तो चलो आओ थोड़ा गैसेस के बारे में मेरे बेटा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली हमें गैसेज ही पढ़ना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे क्वेश्चन आएगा, मेरा बेटा जी फोड़ देगा। फोड़ दोगे ना बेटा? अरे इधर देख लेना, कहाँ देख रहा है? उधर, इधर देख ले, और इधर उधर की चैट नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ठीक है? हाँ, अब भाई हमें पता लग गया है गैसेस क्या है। गैसेस मैटर की वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में हम मानते हैं कि ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हैं भी तो बेटा वो बाद में पता लगा था कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है भाई साहब? तो यस, तो गैसेस आर दैट स्टेट ऑफ मैटर, और शुरू में तो हम ये मानते थे कि गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच देयर आर no forces of attraction or repulsion among gas particles, है ना? attraction और repulsion between constituent particle। जो भी पार्टिकल गैसेस को बना रहे हैं उनमें हम मानते थे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है ही नहीं शुरू में।
और ऐसी गैसेस कोई जहां मान रहे हैं कि जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, ठीक है ना, तो इन्हीं को अपन बोलते थे आइडियल गैसेस। ठीक है सर, पहले हर गैस को आइडियल मानते थे कि कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, बट बाद में हम अभी देखेंगे, वो हम देख चुके हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो होते ही हैं, ठीक है, वो भी आगे आएंगे, बट अभी आइडियल गैस पढ़ना है। ठीक है सर, अब बेटा, ठीक है सर, तो गैस के पार्टिकल है, अब इमेजिन करते हैं बेटा गैस कैसी होती है। मान लो ये बर्तन है, इसमें गैस बंद है, तो गैस के पार्टिकल होंगे। अगर नोबल गैस है तो ये पार्टिकल एटम होंगे, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये नोबल गैस है, मॉलिक्यूल नहीं बनाती, तो ये एटम्स होंगे। बट नोबल गैस के अलावा कोई भी गैस है, ऑक्सीजन, तो बेटा ये O2 के मॉलिक्यूल होंगे, O2 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 O2। नाइट्रोजन, तो वो भी मॉलिक्यूल के, N2 N2 N2। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी एटम, दे कैन बी मॉलिक्यूल। इनमें आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। तो बेटा कोई अट्रैक्शन नहीं है तो रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, रैंडमली चलते रहते हैं। गैस पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन इन रैंडम मोशन। ठीक है सर, समझ में आ गया? गैस पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन इन रैंडम मोशन। ठीक है सर, तो भाई अब इमेजिन करो ये रैंडमली चल रहे हैं, रैंडमली चलते चलते आपस में भी टकराएंगे, बर्तन की दीवारों से भी टकराएंगे। बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, पार्टिकल हैं छोटे छोटे, कंचे मान लो ना, हाँ बट इतने छोटे हैं कि दिख भी नहीं रहे। तो बेटा कोई भी पार्टिकल अगर दीवार से टकराएगा तो फोर्स लगाएगा। अरे सोचो ना, मैं गैस का पार्टिकल हूं, रैंडमली चल रहा हूं, चलते चलते दीवार से टकराया तो क्या लगाऊंगा? फोर्स। और फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट नॉर्मल एरिया ही प्रेशर होता है। तो लो जी, गैस कहीं भी बंद होगी, कहीं भी होगी, वो प्रेशर लगाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं वो बर्तन की दीवारों से टकराएंगे और क्या लगाएंगे? फोर्स। और फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया ही प्रेशर है। तो यस, गैसेस डू एक्सर्ट प्रेशर। तो ध्यान रख, आपस में टकराने से पार्टिकल के प्रेशर नहीं होता। जब गैस पार्टिकल बर्तन की दीवारों से टकराते हैं तो मेरे बेटा प्रेशर लगाते हैं। और ध्यान रखना, बर्तन की दीवार ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि रियल ही हो। हाँ, तो गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है सर, आ गया? और क्यों आया वो भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब किसी भी गैस के नेचर को अगर डिफाइन करना है ना मेरे बेटा, तो किसी भी गैस के नेचर को डिफाइन करने के लिए 4 पैरामीटर होते हैं गैस के। हैं कौन कौन से सर? तो ध्यान से देखो, तो देयर आर 4 पैरामीटर्स ऑफ अ गैस। ठीक है सर, कौन कौन से जो गैस के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं? पहला होता है गैस का प्रेशर, ठीक है सर। दूसरा होता है गैस का वॉल्यूम, तीसरा होता है गैस का टेम्परेचर, और चौथा होता है गैस के मोल। कितना अमाउंट है गैस का? मोल्स ऑफ गैस। तो बेटा किसी भी गैस के पैरामीटर को ये 4 पैरामीटर डिफाइन करते हैं गैस के कैरेक्टर को। ठीक है सर, यहां तक क्लियर? अब मेरे बेटा सबसे पहले एक चीज आती है आपका आइडियल गैस लॉज। ये आइडियल गैस लॉज क्या करते हैं? ये गैस के जो पैरामीटर है ना 4, तो बेटा हमें 5 गैस लॉज पढ़ने, आइडियल गैस लॉज। ये आइडियल गैस लॉज इन 4 पैरामीटर में से हर एक गैस लॉ किन्हीं 2 के बीच में संबंध दिखाता है, बाकी के 2 को कांस्टेंट रखते हुए। किन्हीं 2 के बीच में रिलेशन दिखाता है, बाकी के 2 को कांस्टेंट रखते हुए। तो सबसे पहला लॉ अपन को जो पढ़ना है वो है मेरे बेटा जी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये कहता है, ध्यान से देखें, पहले पढ़ो मत, पहले मेरी बातों को सुनो बेटा। मान लो जी ये सिलेंडर है, हाँ इसमें गैस बंद है, पार्टिकल मेरे बेटा टकरा के कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे बर्तन की दीवार से। मान लो अभी प्रेशर है P1, वॉल्यूम मेरे बेटा बर्तन का ही वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम V1। ठीक है सर, अब मैं क्या करता हूं, है ना, P और V में संबंध निकालना चाहता हूं। अगर प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करूं, प्रेशर को चेंज करूं तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, या वॉल्यूम को चेंज करूं तो प्रेशर। तो P और V में अगर संबंध निकालना है तो इस बर्तन में N और T को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब लोगों ने क्या किया मेरे बेटा, इस पिस्टन को उठा के ऊपर ले गए, भाई पकड़ के ऊपर कर दिया, तो मेरे बेटा जी वॉल्यूम बढ़ गया ना। हाँ, वॉल्यूम बढ़ के हो गया V2, वेयर V2 इज ग्रेटर देन V1। तो ये हैरान हो गए, इन्होंने क्या देखा, अगर N और T कांस्टेंट है बर्तन में तो मेरे बेटा जो प्रेशर आया फाइनल वो कम हो गया। ओहो, तो यहां से एक चीज पता लग गई,
अगर किसी बर्तन का एन और टी को, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे गैस का तो उसका प्रेशर घट जा रहा है। तो यही कहता है बॉयल्स लॉ, प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, नॉट ऑलवेज। ये तभी सही होगा जब एन और टी बर्तन में कांस्टेंट रहेगा, मोल और गैस के मोल और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लो जी लो। तो ये है मेरे बेटा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। ये तभी सही है जब बर्तन में एन और टी चेंज नहीं होगा। अब इसी को ऐसे लिख सकता हूं, पीवी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यस सर, इसका मतलब ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कदापि चेंज नहीं होता अगर बर्तन में एन और टी कांस्टेंट है तो। यस, तो पीवी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो शुरू में पी और वी का प्रोडक्ट कितना है, P1 V1। फाइनली कितना है प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, P2 V2। तो ये कभी चेंज ही नहीं होता पीवी का प्रोडक्ट, जितना शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा। तो लो, आपने ऐसे रट्टा मारा होगा, आज समझ में आ गया ऐसा क्यों। क्योंकि अगर बर्तन में एन और टी कांस्टेंट है तो देखो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए हमेशा। तो जितना पीवी का प्रोडक्ट पहले उतना ही बाद में। यही है बॉयल्स लॉ, यही बोला इन बालों वाले भैया ने। तो भैया तो देख लो, तो बॉयल्स लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स नंबर ऑफ मोल, फिक्स नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सही बात है भैया। तो लो P1 V1 आ गया समझ में। हाँ, अब बेटा इस पर ग्राफ आते हैं। अब ग्राफ को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा मेरे बेटा, क्योंकि ग्राफ पे करना बहुत जरूरी है मेरे बेटा जी, ठीक है ना। हाँ सुनो, मैं एक चीज सिखाता हूं मेरे बेटा, हमेशा ध्यान रखना। मैं ग्राफ पहले आपको सिखाऊंगा बट उससे पहले कुछ सी चीज सिखा रहा हूं। एक चीज होती है मेरे बेटा हाइपरबोला, सुनना ध्यान से। अगर मैं y और x के बीच में रिलेशन बनाना, y मान लो कोई वेरिएबल है, x कोई वेरिएबल है। वेरिएबल वो होता है जो चेंज हो रहा हो। और कभी भी y और x के बीच में इक्वेशन ऐसी आ जाए जहां y और x रेसिप्रोकल फंक्शन हो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो मेरे बेटा हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा y और x में। हाँ वही मान लो x एक्सिस पर मैंने ये लिया और y और x में रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और वो मेरे बेटा हमेशा ऐसा बनता है, ये ठीक है सर, याद रहेगा। अब आ जाओ, बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाना सिखाता हूं, और उससे पहले एक चीज और सिखा देता हूं छोटी सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ध्यान से देखना मेरे बेटा, मान लो आपको y और x के बीच में ग्राफ बनाना है, बहुत ध्यान से समझना आप। अरे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ चैंपियन बन जाओगे मेरे बेटा ग्राफ में। मान लो ये x एक्सेस है, x वेरिएबल है कोई, ये y वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल चेंज होने वाली। और इनमें अगर कोई ऐसा रिलेशन आया y इक्वल mx प्लस सी, तो समझ जाओ ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y और x में स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे सर, कैसे, अब समझ। x में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप होता है, स्लोप माने ढलान। अगर ये पॉजिटिव हो तो चढ़ती हुई लाइन बनती है, अगर m x में जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो अगर नेगेटिव है तो मेरे बेटा ढलती हुई लाइन बनती है मेरे बेटा, ठीक है। ये होता है सी y इंटरसेप्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ काटेगी। तो यहां पे मान लो y और x में ये रिलेशन आ रहा है, तो मेरे बेटा चढ़ती हुई लाइन, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है m प्लस है। हाँ, और देखो ये y एक्सिस को किसी प्लस सी पे, पॉजिटिव पे काट रहा है, तो ये ऐसा बनेगा मेरे बेटा ग्राफ। अब मान लो, अगर मान लो, अब चलो आप बताना मेरे को, ये x है ये y है, इनमें रिलेशन आ रहा है कुछ ऐसा, मान लो y इक्वल के एक्स, तो देखो जी, तो किस फॉर्म में, y इक्वल एक्स, एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के, तो वो स्लोप हो गया। y इंटरसेप्ट कुछ दिख नहीं रहा, तो अगर y इक्वल के एक्स प्लस जीरो भी लिखूं तो बात सेम ही है ना। हाँ सर, तो ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, स्लोप है पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट है जीरो, मतलब स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जीरो पे काटेगी, स्लोप पॉजिटिव तो चढ़ती हुई लाइन, लो जी जीरो पे काटेगी और चढ़ती हुई लाइन, ऐसा ग्राफ बनेगा मेरे बेटा। वो छोड़ो, अब मैं बॉयल्स लॉ का आपको ग्राफ कराता हूं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपसे पूछा कि भाई P और V में ग्राफ बनाओ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट N और T, ठीक है भाई। तो मेरे बच्चों को पता है अगर N और T कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ वैलिड है। हाँ सर, बॉयल्स लॉ तो कहता है ये, तो बिना इक्वेशन के कोई ग्राफ नहीं बनता मेरे बेटा,
ठीक है सर। P इक्वल, तो सर P और V में ये रिलेशन है सर जी, रेसिप्रोकल। P वाई एक्सिस पर है तो उसको y लिखो, ठीक है सर। V इज एक्स एक्सिस तो उसको V को x लिखो, ठीक है सर। भाई V इज एक्स एक्सिस, P इज वाई एक्सिस, इक्वेशन ये वैलिड है कांस्टेंट एन और डी पर। हाँ सर। तो देखो ये तो बेटा रेसिप्रोकल, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। हाँ सर, तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही आएगा। देखो वॉल्यूम बढ़ाओ प्रेशर घटेगा। हाँ सर जी। तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। अगर एन और टी कांस्टेंट है तो पी और वी में ये रिलेशन है, तो मेरे बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो ऐसा ही। अब बच्चा कह रहा है सर ये क्यों नहीं बनाया नीचे वाला? अरे प्रेशर वॉल्यूम नेगेटिव थोड़ी पॉसिबल है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में तो प्रेशर वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव थोड़ी पॉसिबल होता है प्रेशर वॉल्यूम, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया अपन ने। हाँ सर, आ गया सर समझ में, ऐसा क्यों बनता है, तो ये आपको आता है। अब चलो और पूछता हूं, एन और टी कांस्टेंट है सब जगह, बॉयल्स लॉ यूज करते हैं। अगर एन और टी कांस्टेंट है तो आंख बंद करके बॉयल्स लॉ यूज करो। बॉयल्स लॉ तो यही है, पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब मैं कहता हूं पीवी वर्सेस पी ग्राफ बनाओ। लो जी लो मेरे बेटा, क्योंकि एनओडी कांस्टेंट तो पीवी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुम पी बढ़ाओ वी घट जाएगा उतना ही। हाँ, सच दैट कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। हाँ सर, आ गया अच्छे से समझ में। वो हाइपर बोला क्यों बन रहा है वो भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ चार्ल्स भैया। चार्ल्स भैया ने क्या किया था, इसने वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन दिया था। अगर V और T में संबंध निकालना है तो बाकी के दो पैरामीटर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट N और P पर होता है बेटा वैलिड चार्ल्स लॉ, और ये कहता है अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, समझो ये सिलेंडर में गैस बंद है, इसमें हमें N और P नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ठीक है सर। अभी मान लो वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, आपको खुराफात सूझी, आपने आग लगा के टेम्परेचर बढ़ा दिया। हाँ सर जी, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो देखा गया है वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है। हेंस प्रूव्ड, अगर एन और पी को कांस्टेंट रख के किसी बर्तन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है गैस का, बट कब? जब एन और पी कांस्टेंट रखोगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ये है बेटा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी को नीचे ले आओ तो V बाय टी का रेशियो सदैव कांस्टेंट रहता है बेटा। अगर बर्तन में एन और पी कांस्टेंट हो, वाह सर जी, तो V बाय टी का रेशियो कांस्टेंट है, तो शुरू में V बाय टी का रेशियो कितना है? V1 बाय T1, फाइनली V बाय टी का रेशियो V2 बाय T2। लो जी लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो देखो यही मेरे बेटा ये बोल रहा होगा यहां पर, देखो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट अ कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ मोल गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। सही बात है भैया, तो देखो यही सब तो लिखवाया है मैंने। आ गया चार्ल्स लॉ, ये तभी वैलिड है जब एन और पी कांस्टेंट हो। अब चलो इसके भी ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग बताना बेटा कैसे बनाना है। अब मैं ग्राफ जो बनवा रहा हूं, मान लो मैं बनवा रहा हूं आपको कांस्टेंट एन और पी पर, ठीक है सर, कांस्टेंट एन और पी पर। ध्यान से देखना बेटा, देखो रटने का याद रखना, रटने की जरूरत ही नहीं, एक एक चीज को बेटा लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे अपन को। रटने से कुछ नहीं होता, और जीवन भर याद रखना, रटंत विद्या घटंत विद्या, रटने से घटती है विद्या। तो एक एक कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अब कहता हूं आपसे, एट कांस्टेंट एन और पी आप वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व बनाओ मेरे बेटा। तो भाई एन और, तो जब भी ग्राफ बनाने के लिए आए सबसे पहले पहचानो कि कौन सी इक्वेशन वैलिड है। तो एन और पी कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ वैलिड है, तो ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक है। अब वी और टी में ग्राफ बनाना है। वी इज वाई एक्सिस तो वी को वाई लिखो, टी इज ऑन एक्स एक्सिस तो टी को एक्स लिखो। एक्स में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप हो गया, स्लोप प्लस के है, स्लोप पॉजिटिव, चढ़ती हुई लाइन। वाई इंटरसेप्ट दिख नहीं रहा तो बेटा प्लस 0 लिख दो, बात सेम है, v इक्वल के टी या v इक्वल के टी प्लस 0। तो साफ साफ समझ में आ गया, जब v इज ऑन y एक्सिस, t इज ऑन x एक्सिस, तो ये इक्वेशन वैलिड है। तो ये मेरे बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y और x में, स्लोप पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट 0 है। ओह, तो बेटा तो y एक्सिस को 0 पे काटेगा, स्लोप पॉजिटिव, तो चढ़ती हुई लाइन। लो मेरे बेटा ऐसा ग्राफ बनेगा। आई होप मेरे बेटा जी को समझ में आ गया।
अब कांस्टेंट एन और पी पर मैं v बाई टी वर्सेस टी ग्राफ बनवाता हूं। अगर मेरे बेटा एन और पी कांस्टेंट है तो बेटा आपका चार्ल्स लॉ वैलिड है। चार्ल्स लॉ तो यही कह रहा है कि v बाई टी का रेशियो सदैव कांस्टेंट रहेगा। टी को नीचे ले आओ ना, तो लो जी लो, इसमें ग्राफ ऐसा आ जाएगा, टी जितना बढ़ाओगे v भी उतना ही बढ़ जाएगा, सच दैट रेशियो कांस्टेंट रहे। बहुत बढ़िया सर, ग्राफ तो कितने आसान हो गए, बस 2 इक्वेशन याद रखनी थी। अगला कंबाइंड गैस लॉ। तो बॉयल्स और चार्ल्स को कंबाइन करके मेरे बेटा हम जो लॉ बनाते हैं कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं, और वो है P1V1 V1 ना P1V1 बाई T1 बराबर P2V2 बाई T2। अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहे हो, क्योंकि देखो बॉयल्स लॉ में भी 2 का वेरिएशन, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते हैं, बाकी 2 को कांस्टेंट रखते थे वहां। चार्ल्स लॉ में भी वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करते हैं, एन और पी कांस्टेंट। यहां पे अगर तीनों चेंज हो रहे हैं तो इस इक्वेशन का यूज करना। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर तीनों चेंज कर रहा है तो मेरे बेटा इस इक्वेशन का यूज करना है। फिर पक्का कंबाइंड गैस लॉ है। बहुत बढ़िया सर जी, आ गया समझ में। चलो अब बेटा चौथा होता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो भैया ने ये बोला था, ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल में संबंध दिखाता है। तो V और N में अगर रिलेशन दिखा रहा है तो बाकी के 2 कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। हाँ, तो बेटा इसने प्रूव किया था वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नॉट ऑलवेज, केवल कब? जब मेरे बेटा बर्तन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो किसी भी बर्तन में जिसमें P और T चेंज नहीं हो रहा उसमें V बाय N का रेशियो कांस्टेंट रहता है मेरे बेटा। देखो मेरे बेटा V बाय N का रेशियो कांस्टेंट है, तो जितना V बाय N पहले होगा उतना ही V बाय N मेरे बेटा फाइनल भी V बाय N का रेशियो वही रहेगा। हाँ सर जी, आ गया समझ में। एवोगैड्रो लॉ इतना ही आसान है मेरे बेटा, टुच्चा है। बहुत बढ़िया। अब लास्ट देखते हैं मेरे बेटा गे-लुसैक्स लॉ। इसने क्या बोला, इसने समझ लो सारे लोग, रिवीजन हो रही है, रिवीजन करो साथ साथ। अब मेरे बेटा सुन लेना, गे-लुसैक ने प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन निकाला, तो बाकी के 2 कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। बाकी के 2 कौन है? एन और वी। हाँ जी, तो गे-लुसैक लॉ क्या कहता है? प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, बट केवल कब? जब बर्तन में गैस के मोल चेंज नहीं हो रहे और वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर रहे हो तब। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गे-लुसैक लॉ। टी को नीचे ले आओ तो P बाई टी का रेशियो सदैव कांस्टेंट रहेगा। जितना P बाई टी शुरू में था उतना ही P बाई टी फाइनली भी रहेगा। बहुत बढ़िया, सच्ची बोलो, यही है मेरे बेटा गे-लुसैक लॉ। अगर केवल प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो बेटा इस इक्वेशन को अपन को यूज करना है। आ गया समझ में? तो चलो और करते हैं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा जी। उसके बाद आता है मेरे बेटा, सर अगर चारों पैरामीटर चेंज हो रहे हो तो क्या करना है सर? अगर बेटा जी चारों पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, तो मेरे बेटा एक ऐसी इक्वेशन लगाना जो हर कंडीशन में वैलिड है। देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है आइडियल गैस लॉज के साथ, वो एक सर्टेन कंडीशन में वैलिड है, बट आइडियल गैस इक्वेशन किसी भी आइडियल गैस के लिए किसी भी कंडीशन में वैलिड है मेरे बेटा। ओके, और ये होती है पीवी इक्वल एनआरटी, where P is the pressure of gas, V is the volume of gas, N is the number of mole, R गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू याद रखनी है। अगर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर प्रेशर आप ले रहे हो एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, है ना, और टेम्परेचर केल्विन में, तो R हमेशा 0.0821 लेना। बट अगर SI यूनिट में ले रहे हो, SI यूनिट में, प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो R 8.314 लेना है, और कैलोरी में R की वैल्यू 2 होती है, बस ये याद रखना बेटा। ध्यान रखना इस इक्वेशन में प्रेशर एटीएम में ले रहे हो, वॉल्यूम लीटर में, तो R हमेशा 0.0821 रखना। बट अगर SI यूनिट में ले रहे हो, प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो R 8.314 लेना है। ठीक है, हाँ। अब इसी का मेरे बेटा अगला एप्लीकेशन आता है, कई बार गैस की डेंसिटी निकालने के लिए आती है कि भाई किसी भी गैस की डेंसिटी निकालो, तो कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, किसी भी गैस की डेंसिटी आपको पता है, किसी भी गैस के लिए अंडर ऑल कंडीशन वैलिड है बेटा ये इक्वेशन, पीवी इक्वल एनआरटी। ये गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस के मोल, ये तो गैस कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर गैस का।
बेटा गैस के मोल कैसे निकाल सकता हूं मैं हमेशा? अरे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, याद करो मोल निकालने का। हाँ सर। अब मॉलिक्यूलर वेट तो गैस का फिक्स है, उसको इधर ले आओ, वॉल्यूम को नीचे ले जाओ, तो मेरे बेटा वेट बाय वॉल्यूम तो होता है डेंसिटी। हाँ सर। तो लो जी लो, इसको लिख दिया डी, डेंसिटी ऑफ गैस। तो किसी भी गैस की अगर डेंसिटी निकालनी है तो मेरे बेटा आइडियल गैस की डेंसिटी पीएम बाय आरटी से निकाल लेना। अगर कभी डेंसिटी का क्वेश्चन आएगा तो इस इक्वेशन से मेरा बच्चा निकाल सकता है। पक्का? और झूठ ना बोलो मेरे शेरो। आ गया मेरे बेटा जी को, कितना आसान है। हाँ, डेंसिटी ग्राम पर लीटर में अगर आएगी तो ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, अगर डेंसिटी ग्राम पर लीटर में आएगी, हाँ, तो इसका मतलब मोलर मास ग्राम में लेना है, R.0821 लेना, तभी मेरे बेटा, है ना, प्रेशर एटीएम में, तभी मेरे बेटा वॉल्यूम लीटर में रहा होगा। हाँ ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना। चलो अब मेरे बेटा आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगला एप्लीकेशन है पीवी इक्वल एनआरटी का। पहला एप्लीकेशन तो कर लिया, डेंसिटी निकाल सकते हैं। दूसरा होता है बेटा इसका एप्लीकेशन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या है सर? तो चलो मैं समझा देता हूं, अभी पढ़ो मत मेरे बेटा। ये बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर के लिए होता है? सर बात समझ में नहीं आई। सर किसके लिए है? नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, मतलब ऐसी दो या दो से ज्यादा गैसों का मिक्सचर जो आपस में रिएक्ट ना करें। अब इस पर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, आपको मुझे बताना है N2 गैस प्लस हीलियम गैस, तो ये मिक्सचर है दोनों गैसों का, क्या ये दोनों रिएक्ट करेंगी? नहीं कर सकती मेरे बेटा। तो इस पर डाल्टन्स लॉ मेरे बेटा सही होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं H2 गैस प्लस Cl2 गैस, मेरे बेटा ये रिएक्ट कर जाएंगी, HCl दे देंगी, इस पर डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर के लिए होती है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अगला पॉइंट होता क्या है ये, तो सुनो मेरे बेटा, नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल होंगे, वो टकराएंगे दीवारों से, कुछ प्रेशर लगाएंगे, उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन। ऐसे ही हीलियम के कुछ पार्टिकल होंगे, दीवारों से टकराएंगे, कुछ प्रेशर लगाएंगे, उसके प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस हीलियम। ठीक है सर। तो डाल्टन्स लॉ कहता है किसी भी नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर में जो टोटल मिक्सचर में जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर इन मिक्सचर, वो सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। पहली दूसरी चीज ये याद रखनी है बेटा, कोई भी गैसियस मिक्सचर अगर तीन गैस हैं ए बी सी, तो टोटल प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और तीसरी चीज और याद रखने की है, अगर इस बर्तन में मान लो टोटल प्रेशर दिया है आपको पी टोटल, किसी भी मिक्सचर में गैसों का टोटल प्रेशर दिया है और किसी एक का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, मान लो नाइट्रोजन का प्रेशर पूछा और टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन मिक्सचर है। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल तो हो जाएगा नाइट्रोजन के मोल प्लस हीलियम के मोल। हाँ सर सही कह रहे हो सर जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अब आप लोगों को बताओ, सोचो, मैं कह रहा हूं इस बर्तन में हीलियम का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन बर्तन। बहुत बढ़िया। तो बस ये तीन चीज याद रखनी है बेटा, आपको डाल्टन्स लॉ आता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। सही बात है, नॉन रिएक्टिंग गैसेज के एग्जाम्पल, रिएक्टिंग गैसेज के एग्जाम्पल। ठीक है सर। और अगर किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर निकालो बर्तन में, और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसी गैस का मोल फ्रैक्शन इन बर्तन निकाल लो। ठीक है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा इसमें अगली चीज आती है डाल्टन्स लॉ के बाद, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब आपके मन में क्वेश्चन, सर ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होता है? तो बिल्कुल ना घबराना, ये आइडियल गैस के कैरेक्टर को बताती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, है ना, गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, मतलब कोई भी आइडियल गैस कैसे बिहेव करनी चाहिए। तो चलो मैं वन बाय वन बताता हूं, पहले मुंह जबानी याद करेंगे, फिर इसको मेरे बेटा पढ़ेंगे, अभी मत पढ़ो। चलो पहला पॉइंट, आओ पूरा फोकस यहां, एक एक चीज ध्यान से सुनना। काइनेटिक थ्योरी, इससे नीट में क्वेश्चन आता है, पता है, पूछ लेता है
कि 4 स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट काइनेटिक थ्योरी का स्टेटमेंट नहीं है। तो मेरे बेटा जी सुन लो, अब काइनेटिक थ्योरी आइडियल गैस का बिहेवियर बताती है। पहला पॉइंट यह है कि भाई आइडियल गैसेस छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती हैं जो कि लगातार रैंडम मोशन में रहते हैं। पहला पॉइंट यह है। दूसरा, ये रैंडमली मूविंग जो पार्टिकल है ना, ये आपस में भी टकराते हैं और बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं। बर्तन की दीवार से टकराने की वजह से गैस प्रेशर लगाती है। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब मेरे बेटा ये जो कॉलिजन्स हैं पार्टिकल में आपस में और बर्तन की दीवार से, कॉलिजन दो प्रकार के होते हैं, तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब कॉलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा कॉलिजन के बाद भी टोटल मोमेंटम उतना ही रहता है। तो ये सारे कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। ये तीसरा पॉइंट होता है मेरे बेटा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल। जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें हम मानते हैं कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। ठीक है सर, आ गया। और पांचवा होता है मेरे बेटा, पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये बर्तन है, बर्तन का वॉल्यूम है मेरे बेटा V, इसमें गैस है मेरे बेटा, तो गैस के पार्टिकल्स मेरे बेटा, इनका कुछ वॉल्यूम होगा ना, छोटी छोटी बॉल है, तो इनको मान लो इनके टोटल वॉल्यूम को बोल दिया वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो मेरे बेटा, और जो ये खाली जगह का वॉल्यूम होता है, सुन लो, पार्टिकल्स के बीच की जो खाली जगह काली काली जो दिख रही है पूरी, ये मेरे बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस होता है बच्चे। तो बर्तन का वॉल्यूम V पूरा दो चीजों ने घेरा है, खाली जगह के वॉल्यूम ने विच इज वॉल्यूम ऑफ गैस, और इन पार्टिकल्स जो छोटे छोटे गैस के पार्टिकल हैं, छोटे सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। बट आइडियल गैस में हम क्या मानते हैं कि ये बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले ये बहुत छोटा है। अगर मान ले ये बहुत बड़ा है 1 करोड़, ये बहुत छोटा है 0.0001, तो 1 करोड़ प्लस 0.00001 तो लगभग लगभग 1 करोड़। इसीलिए तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को गैस के वॉल्यूम के मुकाबले नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये प्लस ये लगभग लगभग ये, इसीलिए बर्तन का वॉल्यूम ही वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाता है आइडियल गैस में। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस के वॉल्यूम के मुकाबले, गैस का वॉल्यूम मतलब पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह जो है, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गैस के वॉल्यूम के मुकाबले मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को अब इग्नोर मारते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल लगभग लगभग वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसलिए बर्तन के वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ गैस मान लेते हैं। बहुत बढ़िया, आ गया। और छठा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो ये गैस पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज लगाना जरूरी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो एक एक पॉइंट समझ में आ गया। अब मेरे बेटा एक एक पॉइंट को अब यहां से समराइज करते हैं। पहला पॉइंट, गैसेज आर मेड अप ऑफ यूजिंग वेरी वेरी स्मॉल गैस पार्टिकल। हाँ, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, गैस पार्टिकल रिमेन इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। हाँ, ड्यूरिंग दिस मोशन गैस पार्टिकल कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड कैन प्रोड्यूस प्रेशर। बताया ना, ऑल दीज कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, फिर वही है, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। हाँ, एंड रिपल्शन। आ गया ना समझ में। तो ये सारे ही पॉइंट है, यही होती है काइनेटिक थ्योरी। इसके अलावा और छठा लास्ट पॉइंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। क्लियर हो गया, रट गया दिमाग में? बहुत बढ़िया मेरे बेटा, शाबाश। तो भाई आइडियल गैस के कैरेक्टर अपन को पता लग चुके हैं मेरे बेटा। अब मेरे बेटा, अब आता है हमारा रियल गैस। सर क्या होता है रियल गैस? तो आओ अब रियल गैस को मेरे बेटा बहुत ध्यान से समझना। पहले हम ये मानते थे कि दुनिया की हर गैस काइनेटिक थ्योरी के सारे पॉइंट फॉलो कर रही है, तो जो भी गैस काइनेटिक थ्योरी के सारे पॉइंट फॉलो करती है उसको आइडियल गैस मानते हैं। बट मेरे बेटा जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई तो पता लगा दुनिया की कोई भी गैस काइनेटिक थ्योरी के सारे पॉइंट फॉलो ही नहीं कर पा रही है। तो दुनिया की कोई भी गैस फिर आइडियल ही नहीं है, और जो गैस आइडियल नहीं है वो रियल है मेरे बेटा। तो बाद में जब साइंस डेवलप हुई तो पता लगा कि दुनिया की हर गैस रियल है जी। तो ठीक है, तो रियल गैस, तो दोज गैसेस विच आर नॉट आइडियल। और फिर बाद में पता लगा कि हर गैस रियल ही है, आइडियल नहीं है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी के सारे पॉइंट दुनिया की कोई गैस फॉलो नहीं कर पाती। तो दोज गैसेस विच डू नॉट फॉलो, हाँ,
which do not follow all the points of which do not follow all the points of kinetic theory of gases are called, KTG लिख देते हैं शॉर्ट में kinetic theory of gases को, are called real gases। और मेरे बेटा अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर काइनेटिक थ्योरी के कौन से पॉइंट फॉलो नहीं कर पाती सर दुनिया की कोई भी गैस? तो मेरे बेटा दो पॉइंट हैं जिनकी वजह से दुनिया की हर गैस रियल गैस बन गई। कौन कौन से? मैंने एक चौथा पॉइंट अभी रटवाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, क्या? देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन गैस पार्टिकल। हम ऐसा मानते थे, बट बेटा जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, और मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हमेशा लगेंगे गैस पार्टिकल में। तो काइनेटिक थ्योरी का जो चौथा पॉइंट है कि देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस पार्टिकल, वो दुनिया की कोई गैस फॉलो नहीं करती। हाँ, तो देयर आर फोर्सेज ऑफ, तो इस वजह से दुनिया की हर गैस रियल बन गई। देयर आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो इस पॉइंट ने सबसे ज्यादा नुकसान किया बेटा आइडियल गैस बनने से, हर गैस को रियल बना दिया, क्योंकि हर गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है आपस में पार्टिकल्स में। दूसरा कौन सा पॉइंट फॉलो नहीं हुआ सर? एक पांचवा पॉइंट कराया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मेरे बेटा देखा गया है ये बात भी हमेशा सही नहीं होती। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमेशा गैस के वॉल्यूम के मुकाबले नेग्लिजिबल नहीं है। ओहो हो, तो इन दो कारणों से तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट ऑलवेज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, समझ में आ गया दुनिया की हर गैस रियल है। बट सर जो फिर आपने आइडियल गैस इक्वेशन कराई है वो गलत हो गई। हाँ मेरे बेटा, फिर वो तो गलत हो गई, तो उसी को बेटा मॉडिफाई करके रियल गैस, क्योंकि अब दुनिया की हर गैस रियल है। क्यों रियल है वो भी आपको पता है, फिर वेंडरवॉल ने ही, क्योंकि वेंडरवॉल ने ही प्रूव किया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं गैस पार्टिकल्स में। उसी ने बोला कि हर आइडियल गैस, कोई गैस आइडियल ही नहीं है, रियल है। तो इसी ने उसी आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करके एक इक्वेशन दी जिसको अपन बोलते हैं बेटा वेंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। अब मेरे बेटा इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है? ये इक्वेशन है मेरे बेटा, ये जैसे यहां लिखी हुई है P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर। अब मैं इसके बारे में एक एक बताऊंगा। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा? हाँ, अब इसमें एक एक टर्म का मतलब समझना है। आ जाओ, P इज द प्रेशर ऑफ गैस, मतलब रियल गैस है अब तो हर गैस, तो प्रेशर ऑफ रियल गैस भी बोल सकते हैं। एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर को प्रेशर करेक्शन टर्म बोलते हैं, या प्रेशर लॉस बोल लो इसको, प्रेशर लॉस या प्रेशर करेक्शन टर्म। याद रखना मेरे बेटा, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, बोल देगा एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर क्या दिखाता है, ठीक है? और एन बी मेरे बेटा ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म है। V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है? NB इज द वॉल्यूम करेक्शन टर्म, ठीक है सर? ये दो चीज तो याद रहेगा। एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर, जो प्रेशर के साथ है वो प्रेशर करेक्शन कर रहा है, जो वॉल्यूम के साथ है वो वॉल्यूम करेक्शन टर्म, ठीक है? ऐसे याद रहेगा ना तरीके से। हाँ, बट सर बाकी सब तो समझ में आ रहा है। एन इज द मोल, V इज द वॉल्यूम, ए और बी क्या है? ये होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेंडरवॉल कांस्टेंट। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है मेरे बेटा, वेंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी। मेरे बेटा ए दिखाता है, याद रखना आप जीवन भर, हर गैस के लिए ए अलग अलग है, और ए रिप्रेजेंट करता है गैस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इट रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। अगर किसी गैस पार्टिकल्स के बीच में, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, हाँ, तो उसके ए की वैल्यू ज्यादा होगी। चलो अब मुझे आप बताओ, मैंने बताया था CO2 गैस, N2 गैस, किसका ए वेंडरवॉल कांस्टेंट ए ज्यादा होएगा? जल्दी बोलो। CO2 गैस, N2 गैस। मैंने बताया था इस चैप्टर की शुरुआत में,
मोर द मॉलिक्यूलर मास, मोर आर दी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। CO2 का मॉलिक्यूलर मास N2 से ज्यादा है, तो CO2 के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा, वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसको अपनी आत्मा में संभालो सदैव। हाँ सर जी। तो ए रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस। बहुत बढ़िया। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मास्टर जी? तो सुनो, वैन डर वाल कांस्टेंट बी रिप्रेजेंट करता है बेटा इफेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स को। मान लो बर्तन है भाई, गैस पार्टिकल्स का कुछ वॉल्यूम होएगा, तो ये इफेक्टिव वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है सर, आ गया बहुत अच्छे से समझ में सर। ठीक है, हाँ। फिर मेरे बेटा जी, अब इसमें बहुत बहुत ध्यान से देखना सारे लोग। ठीक है, फिर पूछता है यूनिट ऑफ ए और बी। एक एक चीज क्लियर हो गई है बिल्कुल। ए रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन, ऐसे याद रखना, ए फॉर अट्रैक्शन, बी फॉर वॉल्यूम तो बी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ ए, मेरे बेटा यूनिट ऑफ ए, प्रेशर लॉस टर्म क्या थी? एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर। ये प्रेशर लॉस टर्म थी ना? अरे देखो ना, हाँ सर प्रेशर लॉस टर्म है ये। ठीक है, हो गया। ये प्रेशर लॉस, प्रेशर की यूनिट ATM, ये लीटर, वॉल्यूम का लीटर का स्क्वायर, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया लीटर स्क्वायर। ये मोल का स्क्वायर, इधर जाके पर मोल स्क्वायर। लो जी, रटने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं रटना, एक ही यूनिट जिंदगी भर के लिए आत्मा में समा गई। बहुत बढ़िया। यूनिट ऑफ बी, बी क्या है? वॉल्यूम करेक्शन टर्म इज NB। हाँ, वॉल्यूम करेक्शन। तो बी की यूनिट, ये वॉल्यूम की यूनिट लीटर, ये मोल है, इधर जाके पर मोल, लीटर पर मोल, मतलब एक मोल गैस पार्टिकल का वॉल्यूम दिखाता है बी। आ गया समझ में? यूनिट निकालना कितना आसान है, याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा वैन डर वाल इक्वेशन में। क्लियर? अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे बेटा अब आ जाओ, अब एक चीज देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सुनो अब ध्यान से, दुनिया की हर गैस रियल गैस है। बहुत ध्यान से सुनना, हर जगह से दिमाग हटाओ मेरे बेटा, पूरा समझो। इस दुनिया में सिर्फ आप हो और मैं हूं, और कुछ नहीं है हमारे बीच में। ठीक है, तो चलो अब ध्यान से देखना बेटा जी, दुनिया की हर गैस रियल गैस है। यस, क्यों रियल है? क्योंकि वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है। सही बात है, क्योंकि आइडियल बिहेवियर कहता था अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बट अट्रैक्शन होता है, तो डेविएशन हो गया आइडियल बिहेवियर से। आइडियल गैस कहती है कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हमेशा नेग्लिजिबल होना चाहिए, बट हमने देखा मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हमेशा नेग्लिजिबल नहीं होता। ठीक है, तो यस, तो आइडियल बिहेवियर से गैस डेविएट कर रही है, इसीलिए वो रियल है। तो कौन सी रियल गैस कितना ज्यादा डेविएट कर रही है आइडियल बिहेवियर से, उसी को दिखाते हैं अपन कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, या जेड बोलते हैं बेटा उसको। ओके ओके सर, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्या यूज है आज समझ में आ गया। ये हमें कोई भाई, हर रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है, तो क्या सब सेम एक्सटेंट से डेविएट कर रही? नहीं, किसी में अट्रैक्शन कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है। तो आइडियल बिहेवियर तो कहता है अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, तो जिसमें अट्रैक्शन है थोड़ा सा वो कम डेविएट करिए, जिसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है वो आइडियल बिहेवियर से ज्यादा डेविएट की है। तो अलग अलग गैस अलग अलग एक्सटेंट से डेविएट करती है। तो इट गिव्स, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गिव्स एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ अ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यस सर, क्लियर आ गया सर समझ में। और मेरे बेटा कंप्रेसिबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है n मोल गैस के लिए PV बाय NRT, है ना। n मोल अगर गैस है, और अगर मान लो 1 मोल गैस है, फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल रियल गैस, तो Z हम निकालेंगे PV बाय RT से। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। और आज के बाद ध्यान रखना, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस मेरे बेटा Z हमेशा 1 आएगा। अगर रियल है, अगर रियल गैस है, तो ऑब्वियस है बेटा Z की वैल्यू 1 से अलग आएगी। अब इसमें भी झोल होता है, सुनो अब ध्यान से। अगर मेरे बच्चे, आज के बाद ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी गैस का Z 1 से कम आया,
समझ जाना, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन, गैस पार्टिकल में अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है बहुत जबरदस्त, और जितना ज्यादा Z1 से कम उतना ज्यादा अट्रैक्शन है गैस पार्टिकल्स में। ठीक है सर। दूसरा चीज याद रखना, अगर Z1 से बड़ा आ रहा है तो गैस पार्टिकल्स में रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, और Z1 से जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा पार्टिकल्स में रिपल्शन है। ठीक है। और हाँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को दो चीज अफेक्ट करती हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। मतलब सेम गैस का अगर अलग अलग प्रेशर करोगे तो उसका Z वेरी करेगा। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, Z वर्सेस P। यहां पे x एक्सिस पर P है, y एक्सिस पर Z है। तो दुनिया में किसी भी रियल गैस का अगर बनाओगे तो ऐसे करेक्ट साइन आता है मेरे बेटा ग्राफ, किसी भी रियल गैस का। मान लो मीथेन हो गई, ये मान लो CO2 हो गई, हर रियल गैस का ऐसे आता है। मतलब वेरी वेरी लो प्रेशर पे हर रियल गैस का भी Z1 होता है। फिर वेरी वेरी लो से अगर थोड़ा लो रेंज में आए, यहां तो वेरी वेरी लो थी तो Z1 है देख हर गैस का, तो उससे लो रेंज में अगर आते हैं लो प्रेशर में तो Z1 से छोटा आ रहा है। देखो Z1 था यहाँ, Z1 से छोटा आया। और जैसे ही हाई प्रेशर में जाते हो, हाई प्रेशर पे, तो हर गैस का Z1 से बड़ा हो जाता है। तो हाई प्रेशर पे रिपल्शन डोमिनेट करता है, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है हर गैस में, और वेरी वेरी लो प्रेशर तो हर गैस थोड़ा बहुत आइडियल की तरह बिहेव करेगी। बस एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, उसका हाइड्रोजन का Z1 से बड़ा रहता है, हीलियम का मेरे बेटा उससे नीचे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है। इनका Z कभी भी 1 से नीचे नहीं जाता, इसीलिए हाइड्रोजन में अट्रैक्शन नहीं है। हाइड्रोजन को बेटा इसीलिए कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकलों में अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन हीलियम का Z हमेशा 1 से बड़ा रहता है। उसके अलावा दुनिया की किसी भी गैस का Z प्रेशर के साथ ऐसे वेरी करता है। पक्का? उसके भी रीजन है कि क्यों वेरी करता है इस तरीके से, वो डिटेल में जब आप हमारे देखो ना, यकीन में जाके देख लो, पूरा समझाया हुआ है मैंने कैसे ये करता है बेटा वेरी, क्यों इस तरीके से ही बन रहा है, पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है इसका। ठीक है मेरे बेटा, आगे यहां तक समझ में? शाबाश मेरे बेटा जी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर के साथ भी मेरे बेटा इसकी वेरिएशन होती है, वो भी मैं बता देता हूं। प्रेशर के साथ आ गई, करेक्ट साइन याद रखना जीवन में। हाइड्रोजन हीलियम एक्सेप्शन है, हमेशा Z1 से बड़ा रहता है। अब टेम्परेचर के साथ देख लो, अगर किसी भी गैस का बेटा ध्यान रखना, Z वर्सेस P ग्राफ तो पता है ना कैसा आता है भाई। आइडियल के लिए तो Z1 रहेगा सर, हाँ Z1 तो हमेशा आइडियल के लिए रहता है, फिक्स रहता है वो। रियल के लिए कोई भी रियल गैस है बेटा, उसके लिए Z P के साथ हमेशा ऐसे वेरी करता है। ठीक है, मान लो अभी टेम्परेचर है T1 पे मैंने बनाया, अब मैंने टेम्परेचर हाई किया। बेटा टेम्परेचर हाई करूंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगे ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो गैस आइडियल की तरफ जा रही है। देखो Z1 से जितना छोटा उतने ज्यादा अट्रैक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने पर अट्रैक्शन कम हो रहे हैं। अट्रैक्शन अगर कम होंगे तो गैस तो आइडियल जैसी हो रही है ना, तो बेटा Z1 के पास जाता है, नीचे से भी ऊपर से भी। तो समझ जाओ, जिसमें Z1 के पास जा रहा है समझ जाओ वहां हाई टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से अट्रैक्शन टूट रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसी गैस का और Z1 के पास चला जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो बेटा ये क्वेश्चन आता है। और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब Z1 के बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा, तो उस टेम्परेचर पे गैस बेटा जब Z1 हो गया तो उस टेम्परेचर पे गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। अरे सोचो ना, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, गैस पार्टिकल में अट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, तो गैस अब आइडियल बन गई। आइडियल बन गई तो Z1 हो गया। तो जिस टेम्परेचर पे गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है उसी को बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो जीवन भर याद रखना, व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जिस पर कोई रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लगती है, उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। आ गया मेरे शेरों और शेरनियों, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, धीरे धीरे हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बस पेशेंटली सुनना, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और हैं वो मैं अपने बच्चों को कराता हूं। अब हम बेटा गैसेस की लास्ट चीज पढ़ रहे हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को लिक्विफाई करना है, वो गैस को लिक्विड बनाना है। कैसे बना सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, गैस और लिक्विड में फर्क क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फर्क है। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, लिक्विड में गैस के मुकाबले बहुत ज्यादा।
तो अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो गैस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो ऐसा टाइम आएगा जब गैस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में बेटा गैस लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर किसी गैस को लिक्विड बनाना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, गैस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते थे उसके बराबर करना पड़ेगा। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। इन ऑर्डर टू लिक्विफाई अ गैस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल नीड्स टू बी इंक्रीज। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अरे मेरे साथ साथ बोलो ना मेरे प्यारे बच्चों, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स नीड टू बी इंक्रीज्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो गैस कैन बी लिक्विफाइड उन तरीकों से जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो अब आप सोच के बोलो, अब आपको बोलना है, मेरे को नहीं बोलना। अगर गैस को लिक्विड बनाना है तो अट्रैक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। तो बताओ टेम्परेचर ज्यादा करूं या कम करूं? अरे टेम्परेचर बढ़ाने से तो अट्रैक्शन टूटते हैं, मुझे तो अट्रैक्शन बढ़ाने हैं, तो लो टेम्परेचर कर दो। तो गैस मेरे बेटा लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई होगी। दूसरा एक और फैक्टर, प्रेशर हाई कर दो मेरे बेटा, हाई प्रेशर होएगा तो वॉल्यूम कम, पार्टिकल पास पास, पार्टिकल पास पास तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में कई बार आया हुआ है मेरे बेटा, समझ में आया? तो देखो यही चीजें मेरे बेटा यहां भी लिखी होंगी। अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। बताऊंगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। एंड्रयू ने इसी पर एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसने लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे मेरे बेटा बनाया। तो यहां पे देखो सिर्फ गैस थी, है ना, चलो इसको मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ, इधर मेरे बेटा गैस को इसने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है ना, हाँ प्रेशर बढ़ाया तो बेटा पास पास आ गए, अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ये हॉरिजॉन्टल पार्ट दिखाता है। और फिर लिक्विड पे कितना भी प्रेशर लगाओ वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इसने ग्राफ बनाया था, पता होना चाहिए। इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, बस ये ग्राफ पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल ये जो पार्ट है बेटा, ये हाइपरबोलिक, ये गैस को दिखा रहा है, गैस फेज को। हॉरिजॉन्टल पार्ट दिखा रहा है गैस कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और ये वर्टिकल पार्ट दिखाता है सिर्फ लिक्विड, ठीक है। और ये जो बिल्कुल पॉइंट है बेटा, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर, जो प्रेशर है क्रिटिकल पॉइंट पे वो क्रिटिकल प्रेशर, जो वॉल्यूम है क्रिटिकल पॉइंट पे वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट इज क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी, प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट इज क्रिटिकल प्रेशर पीसी, और जिस टेम्परेचर पे ये हुआ है ना, ये पॉइंट बना है, वो हो गया टीसी मेरे बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है सर, आ गया समझ में सर। गैस को लिक्विफाई करना है तो ये करना है, ठीक है सर जी। अब सुनो मेरे बेटा, एक चीज देखी गई है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा एक ऐसा टेम्परेचर होता है, अगर आपने टेम्परेचर उससे ज्यादा रखा ना, तुम प्रेशर कितना भी बढ़ा लेना, फिर किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। भाई जैसे हमें दिख रहा है कि ये टेम्परेचर है, मान लो 30.98, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर करोगे ना तो मेरे बेटा देखिए हॉरिजॉन्टल पार्ट श्रिंक होता होता इस पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट ही गैस का कन्वर्जन इनटू लिक्विड दिखा रहा है। तो इस टेम्परेचर के अबव ये हॉरिजॉन्टल पार्ट भी खत्म हो जाएगा, पॉइंट भी, तो फिर गैस कभी लिक्विड नहीं बन सकती। तुम कितना भी प्रेशर लगा लेना, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है किसी भी गैस के लिए, वो याद रखना 8a/27 RV होता है, ठीक है सर। क्रिटिकल प्रेशर मेरे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर है वो उसको, इसका फॉर्मूला याद रखना a/27v² होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल पॉइंट पे जो वॉल्यूम है गैस का, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया मेरे बेटा। तो ये मेन पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए, इसके बियॉन्ड आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इन्हीं सारे पॉइंट्स का यूज होगा, ठीक है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा इसी के साथ गैसियस स्टेट के जो भी आपके सिलेबस में वो पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं लिक्विड स्टेट, छोटा सा है, लास्ट का 2 मिनट लगेंगे, इसको मेरे बेटा सुन के जाना सारे लोग, आप लोगों को बहुत बढ़िया से ये सब समझ में आएगा। वेपर प्रेशर मेरे बेटा वैसे आपका सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में बहुत डिटेल में कराया जाता है, मैं फिर भी बता देता हूं। कोई भी मेरे बेटा आप वॉलेटाइल लिक्विड लोगे,
मान लो पानी ले लिया मैंने, ठीक है सर, तो पानी के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे। तो बेटा पानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होते हैं बट इतने भी स्ट्रांग नहीं होते सॉलिड जितने, तो बनते टूटते रहते हैं। कभी कोई मॉलिक्यूल ने बॉन्ड टूटा उस पर तो फ्री हो गया, भाई कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा, तो बेटा वो वेपर फेज में चला जाता है, गैस फेज में। अब थोड़ी देर में ही ना एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो बेटा किसी भी लिक्विड के ऊपर जो उसकी उसी लिक्विड की वेपर है, तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लगा रही होती है लिक्विड सरफेस पे, भाई अब ये गैस की तरह काम करेंगी ना वेपर्स, इसी लिक्विड की वेपर है, तो इस लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही हैं उसी को अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड। हर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स है, कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। अब तुम पानी है, पानी को तुम ग्लास में लो, चाहे बाल्टी में लो, चाहे आप जग में ले लो, सरफेस एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप होनोलुलु में लो, आप युगांडा में लो, अगर टेम्परेचर सेम है तो हर जगह पानी का वेपर प्रेशर सेम आएगा। तो जीवन भर याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड नेवर चेंजेस। कैसे भी बर्तन में ले लो, कहीं भी ले लो, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। बहुत बढ़िया सर, आ गया सर समझ में इतना। किसी भी लिक्विड की वेपर जो प्रेशर लगाती है इक्विलिब्रियम पे, वो वेपर प्रेशर है। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। और मेरे बेटा वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर अभी बता चुका हूं मेरे बेटा, इट नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। इतना बस मेरे बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बियॉन्ड अभी डिटेल में तो सॉल्यूशन में कराऊंगा ही। फिर भाई सरफेस टेंशन क्या होता है ये समझा देता हूं। मान लो जी ये पानी है, भाई अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल हैं, तो बाकी के पानी के मॉलिक्यूल इस पे अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। तो लो जी, नेट फोर्स, नेट अट्रैक्शन जीरो हो जाता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, सब कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ सर, तो नेट फोर्स जीरो हो गया बेटा। तो जो बल्क में कोई भी लिक्विड है उस पर बेटा नेट फोर्स जीरो लग रहा होता है, परंतु जो सरफेस पे है उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो मेरे बेटा ये टेंशन, टेंशन मतलब ये फोर्स फील करता है, नेट इनवर्ड फोर्स फील करता है, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो नेट इनवर्ड फोर्स फील करते हैं, है ना, है ना। हाँ, क्योंकि नेट देख नीचे से खींच रहे हैं, तो नेट इनवर्ड फोर्स फील करते हैं, उसी को बोलते हैं मेरे बेटा जी सरफेस टेंशन। बहुत बढ़िया। अब मॉलिक्यूल विद इन द लिक्विड इज इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। लिक्विड में अंदर है तो हर डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्टेड है, तो नेट फोर्स जीरो, तो है ना। हाँ, द अट्रैक्शन विल कैंसिल ईच अदर, बट इन केस ऑफ सरफेस अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जिस्ट। सही बात है, नीचे से ही खींच रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो लिक्विड सरफेस इज इन अ स्टेट ऑफ टेंशन। हाँ, उस पर टेंशन मतलब नेट फोर्स लगता है मेरे बेटा सरफेस पे, इसी को बोलते हैं अपन सरफेस टेंशन। क्लियर हो गया। अब बस दो तीन चीज इसमें याद रखनी है। सरफेस टेंशन मेरे बेटा घटती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको अपनी आत्मा में संभालो। टेम्परेचर बढ़ाओगे ना सरफेस टेंशन घट जाती है, ठीक है। हाँ, और सरफेस टेंशन इंक्रीजेज, सरफेस टेंशन इंक्रीजेज, सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप बाहर से प्रेशर बढ़ाओगे ना तो मेरे बेटा सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। ऐसे याद रखना, चलो याद रखने का तरीका बता देता हूं। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। और मेरे बेटा सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओ इनवर्सली है यार ये तो, हाँ। तो सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन घटेगी। बहुत बढ़िया। और सरफेस टेंशन, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। पक्का पक्का पक्का, ऐसे इसको याद रखना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं बेटा। सरफेस टेंशन की वजह से तुम्हारे कपड़े साफ होते हैं डिटर्जेंट में, हाँ, है ना। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब वो कैसे, उसके लिए मेरे बेटा यकीन में डिटेल में सब समझाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब मेरे बेटा बहुत ध्यान से देखना। सरफेस टेंशन की वजह से ही आपने देखा होगा कैपिलरी पतली पतली ट्यूब में आपका लिक्विड चढ़ने लगता है, हाँ, तो सरफेस टेंशन ही है। सरफेस टेंशन की वजह से ही बेटा जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है, बारिश की बूंदें स्फेरिकल होती है ना, तो पानी की बूंदें स्फेरिकल क्यों होती हैं, क्योंकि मेरे बेटा सरफेस टेंशन की वजह से वो आपका मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है, और मिनिमम सरफेस एरिया किसी भी गिवन मास का स्फीयर में ही होता है, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल है जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन।
हाँ, तो ये एप्लीकेशन पूछ सकता है, ये पता होने चाहिए, है ना। टूथपेस्ट माउथ वॉश में भी बेटा इसका यूज किया जाता है, उससे सफाई कर देता है वो अंदर की, ठीक है ना। हाँ, तो बस मेरे बेटा सरफेस टेंशन में ये जानना है। लास्ट चीज मेरे बेटा इसमें विस्कोसिटी होती है, गाढ़ापन। वैसे विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विड के फ्लो करने में रुकावट जो होती है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। भाई लिक्विड फ्लो करता है ना, लिक्विड की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फ्लो कर रही है, तो एक लेयर ना दूसरी लेयर को रोकती है। अरे खुद ऐसे सोचो ना मेरे बेटा, मान लो मेरा हाथ फ्लो कर रहा है इस पर, तो मेरे बेटा फ्रिक्शन की वजह से ऊपर वाली लेयर को ये नीचे वाली लेयर रोक रही है ना। हाँ, तो वही, इट इज द प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच डिटरमाइंस देयर रेजिस्टेंस टू फ्लो। लिक्विड के फ्लो करने में रुकावट को रिप्रेजेंट करता है विस्कोसिटी। वाटर लाइक सब्सटेंस की विस्कोसिटी कम होती है तो इसलिए तेज बहते हैं, बट जो ऑयल है, सरसों का तेल, क्या पानी जितना तेज बहेगा? नहीं, तो इसमें रुकावट ज्यादा है, तो इसलिए इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, इसके फ्लो करने में रुकावट ज्यादा है ना। हाँ, तो बेटा इसमें भी टेम्परेचर से रिलेशन, बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चीज पतली हो जाती है, हल्की हो जाती है, तेज बहेगी। हाँ, तो मेरे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे विस्कोसिटी घटेगी, मतलब है ना, विस्कोसिटी घटेगी मतलब तेज फ्लो करेगी टेम्परेचर हाई करने पर। हाँ सर, और प्रेशर इंक्रीज करोगे और विस्कोसिटी बढ़ेगी। सोचो ना, इस लेयर पे ये लेयर लिक्विड की फिसल रही है, अब ऊपर से तुमने मेरे 10 किलो का वजन रख दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो भैया फिर तो और फ्लो नहीं कर पाएगा, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी प्रेशर बढ़ाने पर। क्लियर हो गया? शाबाश मेरे शेरों। और आई होप मेरे बेटा इसी के साथ मेरे बेटा जो आपके मेरे बेटा नीट के लिए जितना मेरे बेटा आपके उसमें कवर हो सकता था, देखो मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैंने गैसीय स्टेट बेटा आपको सारे पॉइंट कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग बेटा थ्योरी में इसमें सारा चीज आप लोग देख चुके हो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए। और मेरे बेटा हमेशा याद रखना, जीवन में आपको हम लोग यहाँ पे रिवीजन दे रहे हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक पूरे चैप्टर की, बट मेरे बेटा चैंपियन आप तभी बनोगे जब आप डिटेल में इसको अच्छे से करोगे मेरे बेटा। ये आपके रिवीजन के लिए अच्छा हो सकता है, बट कंसेप्ट को कभी मत भूलना, हर चीज के पीछे के रीजन को याद रखना है, कभी रटना मत मेरे बेटा। मैं एक चीज बोलूंगा, हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करना, कंसेप्ट पे फोकस करोगे ना तो दुनिया का कोई एग्जाम आपको बेटा हिला नहीं पाएगा, और नीट तो आप लोग चुटकियों में फोड़ोगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से डिटेल में भी पढ़ना मेरे बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी अच्छे से करो, डेफिनेटली यू विल विन, और आप में वो दम है डॉक्टर बनने का, तो अच्छे से मेहनत करते रहो मेरे बेटा, ऐसे ही लगे रहो, आप बन सकते हो। और आप जैसे ही बच्चे बनते हैं बेटा हर साल, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।